मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन एक इंटरेस्टिंग सेशन था क्योंकि आज नवंबर सीरीज की एक्सपायरी थी और आखिर में बाजार बढ़त पर बंद होने में कामयाब हुआ। 13,000 की दहलीज तक निफ्टी पहुंचा एक बार फिर से और एक अच्छी क्लोजिंग हुई। इनफैक्ट ये पूरी ही सीरीज रिटर्न के हिसाब से काफी बेहतर रही है क्योंकि निफ्टी ने इस सीरीज में 11.5% के रिटर्न दिए हैं, निफ्टी बैंक में 22.5% के, और जो इंडेक्स सबसे ज्यादा चला है सीरीज से वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स, जहां पर 27-28% तक रिटर्न इस सीरीज में आते हुए दिखे हैं। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी सीरीज रही है और स्पेशली आज का दिन भी जहां पर बाजार ऊपरी स्तरों पर बंद होने में कामयाब हुआ है। इंटरेस्टिंग ये है कि एफआईएस डीआईएस की ओर से लगातार बाइंग हमने इस पूरी सीरीज में देखी है और मोर देन 50,000 करोड़ की बाइंग उनकी ओर से आते हुए दिखी है नवंबर के दौरान। तो अब नई सीरीज के लिए क्या तैयारी आपको करनी है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, साथ ही आपके तमाम सवाल वो इस शो में हम शामिल करेंगे। ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु नमस्कार। पहले तो सबसे पहले एक आउटलुक आपका चाहिए दिसंबर सीरीज के लिए। क्या आउटलुक है आपका अगली सीरीज के लिए? कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं अगली सीरीज के लिए। जी दीपाली जी, शुक्रिया, गुड इवनिंग। देखिए बिल्कुल, अगर नियर टर्म आउटलुक की बात करें तो अभी बिल्कुल यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है वो तेजी का बना हुआ है। हमने देखा कि बाजार में आज लोअर लेवल से लगभग 200 पॉइंट की निफ्टी में रिकवरी आई, जो कि अपने आप में बताता है कि यहाँ पर थोड़ी सी भी गिरावट पर काफी जबरदस्त खरीदारी लौटते हुए नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट्स का मूड ठीक है, एफआईज का इन्फ्लोज लगातार बने हुए हैं और बाजार का ब्रेथ जो है वो पार्टिसिपेशन भी डिफरेंट सेक्टर्स की तरफ से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस सब के चलते मुझे लगता है कि दीपाली जी, जब तक 12,700 हम क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं, 12,700 के ऊपर जब तक हम बने रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रुझान है, जो व्यू है वो तेजी का बना रहेगा। नियर टर्म में मेरा ऐसा मानना है कि 13,200 13,500 तक के भी टारगेट्स यहाँ पर दिसंबर एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी जहां तक बात की जाए तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी एक रिकवरी आज देखने को मिली लोअर लेवल से, और वहां पर भी हमारा ऐसा मानना है कि 30,000 के लेवल्स जो नवंबर एक्सपायरी में देखने को मिले वो दिसंबर एक्सपायरी में टूटते हुए देखने को मिलेंगे। जहां तक सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक बात है तो दीपाली जी, ऐसा हमारा मानना है कि यहाँ पर फार्मा, जो कि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद वापस से मोमेंटम बनाता हुआ दिखा रहा है, फार्मा एक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। इसके अलावा ऑटोज और सीमेंट, ये हमारी तरफ से प्रेफर्ड 3 सेक्टर्स हैं जहां पर हमारा मानना है कि दिसंबर के मंथ में भी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। ठीक है, चलिए सवालों करते हैं शामिल। नवेद अंसारी मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नवेद जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मैंने एसबीआई लिया है 300 एट द रेट 320 और पीएनबी लिया है 1000 एट द रेट 63 मैम। ठीक है, तो दोनों ही आपकी पुरानी खरीदें इसीलिए ऊपर की बाइंग भी है। पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए, बताइए हिमांशु। एसबीआई 320 का परचेसिंग प्राइस है, पीएनबी 63 की बाइंग है, लॉसेस हैं दोनों में, बट क्या सजेशन है लेवल्स पर? देखिए दीपाली जी, एसबीआई में मैं कहूंगा कि यहाँ पर फाइनली 200-220 के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस था वो स्टॉक ने निकाला है, और अब चार्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर तेजी और देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बने रहें, कोई भी डिप अगर मिलता है 220 रुपए के आसपास तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो नीचे खरीदेंगे तो थोड़ा सा एवरेज प्राइस एक नीचे लेके आ सकते हैं, और जो चार्ट पैटर्न है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले दिनों में 270 और फिर 310 ये 2 टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो यहां पर बने रहें। लेकिन इसके साथ ही साथ दीपाली, पीएनबी में मैं थोड़ा सा कॉशियस हूं। मुझे लगता है कि यहां पर शायद कोई बड़ी तेजी देखने को ना मिले, तो वहां पर अगर कोई उछाल 33-34 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर ये अपना लॉस बुक करें और एग्जिट करें, और इसके बदले किसी और प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर अगर एक स्मॉल टिकट साइज में लेना है तो फेडरल बैंक मुझे लगता है कि एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहां से एग्जिट करके वहां पर निवेश करिए। तो एसबीआई होल्ड करना है, पीएनबी से एग्जिट करके फेडरल बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जिग्नेश है अगले कॉलर हमारे साथ मुंबई से ही। जिग्नेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मैंने आज इन्फोसिस लिया है 1100 के प्राइस पे, 200 शेयर्स लिए हैं 2 से 3 साल के नजरिए से, प्लीज एडवाइस कीजिए। बताइए हिमांशु, 1100 की इनकी खरीदारी है, आज ही बाइंग की है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें अब? दीपाली जी देखिए, नो डाउट आईटी एज अ सेक्टर जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ नजर आया है पिछले 3-4 महीने में, और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस के आसपास यहाँ पर सभी आईटी स्टॉक्स काम कर रहे हैं। इन्फोसिस एक बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी बेहतरीन कंपनी है। अगर 2 से 3 साल का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है।
सलाह ये रहेगी कि अगर आने वाले दिनों में आगे टाइम में कुछ बाजार में डिप मिलता है तो यहाँ पर स्टैगर्ड वे में अपनी एंट्री को करें और धीरे धीरे यहाँ पर अपनी जो पोजीशनिंग है वहां पर अपनी खरीदारी करके चला जा सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल जो वॉच करने के लिए रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 1050 1020 इमीडिएट पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक स्टॉक उसके ऊपर बना रहा है यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनना कंटिन्यू रह सकता है। अगर 1050 के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है तो 900 रुपए तक के लेवल्स मीडियम टर्म में शायद देखने को मिले। वहां पर ये अपनी फिर से पोजीशनिंग जो है वो एवरेज आउट कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है, थोड़ा नीचे मिले तो और ऐड भी कर सकते हैं, ये सजेशन है। रुपेश ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, 2 स्टॉक्स इनके पास, दोनों दिग्गज शेयर्स अपने सेगमेंट के। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2111 की बाइंग है और टीसीएस में 2456 की इनकी खरीदारी है। हिमांशु, व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, बताइए दोनों स्टॉक्स में क्या करना है, क्योंकि आरएल में इनको लॉस हो रहा है और टीसीएस जो है वो इनकी खरीदारी जो है 2456 रुपए की, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें मुनाफा है इनको, क्या सजेशन है? दीपाली देखिए, पहले अगर टीसीएस की बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये अपना एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 2650 रुपए के नीचे। तो ये पहली बात इससे ये होगी कि अपना मुनाफा बांध लेंगे और इस रैली को यहाँ पर राइड कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर 2720 2730 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलती है या वहां से ऊपर प्राइस निकलता है तो यहाँ पर 2800 से 2820 तक के लेवल टीसीएस में देखने को मिल सकते हैं, वहां पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें। जहां इंडस्ट्रीज की बात है दीपाली, तो यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले 1 से 2 महीने में थोड़ा सा स्टॉक ने करेक्शन दिया है, लगभग 20% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है। लेकिन अब टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1900 1920 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो फिलहाल के लिए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मेरी सलाह रहेगी कि 1900 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन में बने रहें। अनटिल एंड अनलेस 1900 रुपए के नीचे ये स्टॉक फिसलता है, मुझे लगता है कि यहां से वापस से तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। और स्टॉक एक बार 2100 रुपए के ऊपर निकला तो मुझे लगता है कि फिर से ऑल टाइम हाइस की तरफ चलता हुआ नजर आ सकता है। अगर 1900 रुपए के नीचे के स्टॉक क्लोजिंग देता है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर 1750 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, केपी मेहता है हमारे साथ अब दिल्ली से फोन लाइन पर। मेहता जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मेरे पास आईडी के 550 शेयर हैं जो अराउंड अबाउट 80 रुपीज पर शेयर है। तो इसका मुझे कुछ समझ नहीं लग रही, इसका क्या किया जाए। कोई कहता है जी रखिए 62 रुपए तक जाएगा, आपके एक्सपर्ट बोलते हैं। तो ये कभी 35 आता है, 37 आता है, 38 फिर नीचे आ जाता है। तो उसका सलाह दीजिए क्या करना चाहिए। बताइए हिमांशु, 80 रुपए की खरीदारी है, आधे से ज्यादा निवेश की इनकी जो पूंजी है वो नुकसान में बदल चुकी है, इसीलिए चिंतित भी हैं। वर्थ होगा स्टॉक को होल्ड करना या स्विच कर लें कहीं और? देखिए दीपाली, पहला तो मैं नहीं समझता कि ये इतना टाइम इनको लगना चाहिए था कि 80 रुपए से इन्होंने 20 रुपए के नीचे के भाव भी देखे। और अब आज बाजार अगर 30,000 पर बैंक निफ्टी और ऑल टाइम हाइस पर 13,000 पर निफ्टी है और उसके बावजूद भी अगर स्टॉक आधी से नीचे है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है। फिलहाल सर मेरी सलाह आपके लिए ये रहेगी कि यहाँ पर आप अपना जो नुकसान है उसको बुक कीजिए और कम से कम अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए इस तेजी के बाजार में पैसा बनाने की। ये लॉस रिकवर हो सकता है, आप इसके एग्जिट कीजिए। और जो दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, या फिर अगर छोटे टिकट साइज में जाना है तो जैसे मैंने अभी सजेस्ट किया कि फेडरल बैंक हमें काफी पसंद है, आप यहां से स्विच करके उनमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, आकाश है हमारे साथ जामनगर गुजरात से फोन लाइन पर। आकाश नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैंने जी पूछिए। चलिए इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। औरबिंदो फार्मा 860 की बाइंग है, 20 शेयर माफ कीजिए इन्होंने खरीदे हुए हैं, खरीदारी का भाव 860 बताया है। बताइए हिमांशु, आपने तो इनफैक्ट कहा भी कि अगली सीरीज में फार्मा पर एक्शन दिख सकता है। औरबिंदो फार्मा इनके भाव से 10 रुपए ऊपर भी है, रख लें इसको? बिल्कुल दीपाली जी, मुझे लगता है कि 950 के लेवल से करेक्ट होने के बाद स्टॉक 700 रुपए तक की करेक्शन साइकिल पूरी कर चुका है और यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए 840 रुपए का एक स्टॉप लॉस बनता है पोजिशनल। 800 रुपए का थोड़ा सा और एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप सपोर्ट जोन है। तो अगर ये 820 रुपए तक का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहें तो मेरा मानना है कि यहाँ पर दिसंबर एक्सपायरी में यहाँ पर ये स्टॉक 1000 के लेवल्स के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर निवेशित रहें।
ठीक है, 1 साल का पर्सपेक्टिव है तो होल्ड करने की सलाह है। फेसबुक के जरिए बीपीसीएल पर सवाल आया है केवल जाने का। इन्होंने बीपीसीएल के 100 शेयर्स खरीदे हुए 390 के प्राइस पर। इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है और इसीलिए समझना चाहते हैं कि अब क्या करें। हालांकि आज ये स्टॉक थोड़ा दबाव के साथ ही बंद हुआ, क्रूड प्राइसेस में जो एक्शन बना उसकी बदौलत। लेकिन क्या करें अब हिमांशु, इनके भाव से 12 रुपए नीचे है बीपीसीएल, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन होगा? दीपाली देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मुझे लगता है कि 10-12 रुपए इधर उधर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने 330-340 रुपए के लेवल से, जो कि एक अच्छा सपोर्ट जोन था, वहां से एक अच्छी रिकवरी दिखाई और लगभग 400 रुपए के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा एक स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो बिल्कुल यहां पर बने रहें। मेरा ऐसा मानना है कि 340 रुपए के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस के लिए अगर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं तो उस स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बने रहें। स्टॉक 400-420 रुपए का हर्डल जैसे ही पार करेगा, मुझे लगता है कि उसके बाद ये 500 के ऊपर के भाव आपको दिखा सकता है, तो बिल्कुल यहां पर बने रहने की सलाह रहेगी। होल्ड करने की सलाह है बीपीसीएल, बने रहिए इस पोजीशन में। संदीप शाह हैं हमारे साथ, नादियाड गुजरात से बातचीत कर रहे हैं। संदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ नमस्कार मैडम, मैं नडियाद से बोल रहा हूँ। मेरे पास पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 1535 के भाव का है, 40 है, तो और मैं अभी 4-5-6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, तो आपका व्यू चाहता हूँ। और मैं एचडीएफसी एएमसी में अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? पूछ लेते हैं, बताइए क्या सजेशन आपका रहेगा हिमांशु? पिडिलाइट इनके भाव के आसपास ही है बट रख सकते हैं ये, और दूसरा एचडीएफसी एएमसी एंट्री करना चाहते हैं। जी दीपाली जी, मेरा ऐसा मानना है कि एचडीएफसी एएमसी अभी तक कोई बहुत पार्टिसिपेट यहाँ पर करता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन चार्टिकली टेक्निकली यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मुझे लगता है कि राउंड द कॉर्नर है और अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि बिल्कुल सही समय है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। मेरा मानना है कि 2340-2350 के एक पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 2800 और 3000 तक के लेवल्स मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एचडीएफसी में खरीदारी की राय रहेगी। साथ ही साथ पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में भी दीपाली 1535 रुपए लगभग आज की क्लोजिंग का भाव है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास टेस्ट होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आया है। 1480 रुपए के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बने रहें। 1800 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि 4 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, ये सजेशन है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमारे साथ हैं अब फोन लाइन पर जयपुर से। सुभाष जी गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग मैम, मैंने 4 महीना पहले धामपुर शुगर लिया था, 50 शेयर 160 रुपया के रेट से। मुझे क्या करना है, उसे होल्ड करना है या बाहर निकलना है या क्या कर सकता हूँ? पूछ लेते हैं हिमांशु, धामपुर शुगर्स 160 की बाइंग है, उन्हीं लेवल्स पर क्लोजिंग भी हुई है, क्या करें अब? जी दीपाली जी, एक्चुअली 3-4 महीने पहले भी 160 के लेवल्स टेस्ट करने के बाद ये धामपुर शुगर में थोड़ा सा एक मुनाफा वसूली देखने को मिला और स्टॉक लगभग 125-130 के लेवल्स तक भी फिसला। हालांकि स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बनती हुई नजर आई है और आज की क्लोजिंग लगभग 160 रुपए के आसपास हुई है। तो यहाँ पर मेरी इनके लिए सलाह यह रहेगी कि एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। 152 रुपए के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में बने रहें। अगर ये स्टॉक 160 रुपए के आसपास 1 से 2 दिन यहाँ क्लोजिंग देने में कामयाबी दिखाता है तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 180 रुपए तक के भी टारगेट्स बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। होल्ड कीजिए, 180 तो नियर टर्म में पॉसिबल है टारगेट, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चलिए एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना और फाइनेंशियल कमिटमेंट से जुड़ी तमाम बारीकियां बताना। अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए। एक निवेशक के लिए जानना बहुत जरूरी है कि समय समय पर फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा वो करे, नहीं तो भारी जुर्माना लग सकता है। तो ये भी आपके निवेश से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू है, यानी आपकी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं उसको आपको पूरा करना चाहिए। आपके कमेंट्स क्या रहेंगे हिमांशु इस मुद्दे पर? दीपाली जी, बिल्कुल बहुत अहम है कि हम अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स समय पर पूरी करें, नहीं तो एक विशेष सर्कल है जो ग्रेजुअली आपको लॉन्ग टर्म में परेशानी में डाल सकता है। तो बिल्कुल अपनी कमिटमेंट को पूरा करना एक जिम्मेदारी का भरा काम है, जो कि मुझे लगता है कि समझदार निवेशक को जरूर करना चाहिए।
जी, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। और हिमांशु गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। कल का बाजार, हिमांशु गुप्ता है हमारे साथ आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। संजीव शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। संजीव जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है? नमस्कार मैडम, मेरे पास ना स्पाइस जेट के 2000 क्वांटिटी है 72 के प्राइस पे, 1 ईयर का व्यू है, तो मुझे इसका टारगेट बता दीजिए नेक्स्ट 6 मंथ का या 1 ईयर का, और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा पे व्यू बता दीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे अभी एंट्री करना सही रहेगा या नहीं। बताइए हिमांशु, 72 की खरीद स्पाइस जेट में साल भर रुक सकते हैं, स्टॉप लॉस कहां रखें और अगर होल्ड करें तो क्या लाइकली टारगेट्स रहेंगे आपके? और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा नई एंट्री के हिसाब से। दीपाली जी, स्पाइस जेट की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली यहां पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है लेकिन नियर टर्म में 65 से 66 रुपए के आसपास अच्छे सपोर्ट जोन्स हैं, तो उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के 65 के नीचे का स्टॉप लॉस बना के यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। 84 से 85 तक का टारगेट मुझे लगता है कि एक साल में पॉइंट आउट रखा जा सकता है, और 85 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर एक साल में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात की जाए दीपाली, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फिलहाल स्टॉक लोअर लेवल से एक रेजिस्टेंस के पास है, 50-51 रुपए के आसपास। थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच करें, यहाँ पर 52 रुपए 53 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक चलना शुरू हो तो यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है, और इस केस में मेरे को लगता है कि 60 से 62 रुपए तक के टारगेट 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तपस चंद्रा है होबड़ा से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चंद्रा जी नमस्कार, बताइए आपके पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर है? चंद्रा जी टीवी के जरिए बात मत कीजिए, वरना आपका ऑडियो हमें डिलेड मिलेगा। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो, अच्छा नमस्ते। मेरा पास 100 बोलिए। ऑडियो में डिलेड मिलेगा। केसी इंटरनेशनल है इनके पास हिमांशु, 330 की बाइंग है, 150 शेयर्स हैं तो इनके भाव से 11 रुपए ऊपर है। और दूसरा है श्री दिग्विजय सीमेंट, यहाँ पर 59 की इन्होंने खरीदारी की हुई है, 59 के लेवल पर। तो दोनों स्टॉक्स पर आप एक कमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट और केसी इंटरनेशनल। दीपाली, दोनों ही स्टॉक अच्छे स्टॉक हैं, मेरी सलाह रहेगी यहाँ पर बने रहें। केसी इंटरनेशनल ने अभी लास्ट वीक एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, 350-355 पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया, उसके ऊपर निकला, लेकिन फिलहाल के लिए रैली फिजल आउट होती हुई नजर आई। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बना रहा जा सकता है, थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए। 325 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अगर 325 रुपए के नीचे स्टॉक क्लोज होता है, उस केस में मुझे लगता है कि 300 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अनटिल एंड अनलेस 325 रुपए के नीचे बंद हो, आप इसमें बने रहें। अगर यहाँ पर वापस से रैली बननी शुरू होती है और स्टॉक 350-360 को पार करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 420 से 440 रुपए तक के टारगेट्स एक साल में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ दीपाली, आपने श्री दिग्विजय सीमेंट की बात करी, यह सीमेंट काउंटर एक लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आया है। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर 54 रुपीज का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है, उसके साथ यहाँ पर बने रहें। 65 से 66 रुपए पर इमीडिएट टारगेट नजर आता है। स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो मीडियम टर्म में 80 रुपए तक के टारगेट श्री दिग्विजय सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर निवेशित रहा जा सकता है। दोनों स्टॉक्स होल्ड करने की सलाह है केसी इंटरनेशनल और श्री दिग्विजय सीमेंट दोनों ही। हैप्पीएस्ट माइंड्स पर सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। अविनाश पवार ने 355 के प्राइस पर 250 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या फिर निकाल दें इस लेवल पर। क्या सजेशन आपका रहेगा? इनके भाव से नीचे है, क्या करें अभी? दिवाली जी, हालांकि न्यू लिस्टिंग है तो टेक्निकल बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल इसमें नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि फिलहाल स्टॉक में अभी कोई तेजी का मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको एग्जिट किया जा सकता है। अगर 330 रुपए के ऊपर कभी ये मीडियम टर्म में निकलता है तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करके चलें। 300 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। फिलहाल मुझे लगता है कि चार्ट कमजोर है, चार्ट्स वीक है, 300 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, फिलहाल होल्ड कर लीजिए, लेकिन लेवल्स जो बताएं हिमांशु ने उन पर गौर कीजिए। चलिए इतने ही सवाल करेंगे शामिल। कोई डिस्क्लोजर होगा हिमांशु आपकी ओर से?
जी दीपाली जी, जिन स्टॉक्स में हमने बात की है, हमारा और हमारे क्लाइंट्स का इंटरेस्ट उनमें हो सकता है। शुक्रिया आपका सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए और इस शो का हिस्सा बनने के लिए। चलिए इसी के साथ कल का बाजार को ही समेटेंगे, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से आप जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।